वो जापान बोल रहा है, बेलारूस बोल रहा है, उत्तर कोरिया बोल रहा है, दक्षिण कोरिया बोल रहा है, फिनलैंड बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, पूरा विश्व सिर्फ एक बात बोल रहा है, सर न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर बम मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और इस सब के बीच में किम जोंग उन जो करेगा वो तो भगवान ही मानेंगे। मेजर जनरल दया सर, देखिए, ये जो लड़ाई हुई है इसके कुछ तो साइड इफेक्ट्स होंगे और इसके बाद लोगों की कुछ सोच बदलेगी और मैं समझता हूँ मिलिट्राइजेशन जिसकी बात कर रहे हैं हम वो शायद बढ़ेगी इस पे, क्योंकि जो जर्मनी है सबसे पहले वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल डीमिलिट्राइज जोन की तरह है। जर्मनी, ज़्यादा इटली, बेल्जियम, ये छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं, ऑस्ट्रिया, इनके अंदर कोई बड़ी भारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्मीज़ नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है आर्म फोर्सेस के ऊपर। और जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने लड़ी थी, उसकी बहुत कैपेबिलिटी है। जर्मनी और इटली की जो आर्म फोर्सेज हैं वो बहुत कैपेबल है। आखिर रोमन एम्पायर थी ना ये जी, वो तो एक टाइम पे। तो मेरा मानना ये है कि इसमें होंगे। और ये जो अब न्यूक्लियर की बात चली है बहुत ज़्यादा, ये इसलिए चली है कि बार बार लोग 94 की ट्रीटी की बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो यूक्रेन है वो मान गया था कि भाई मैं अपने जो हथियार हैं वो रशिया को दे देता हूं और मैं जो हूं इसके बाद जो है रशिया इसका वो करेगा, और आज रशिया ही अटैक करे। लेकिन इसको पूरे संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, वो एक दौर था और उस दौर में बिल्कुल सोवियत यूनियन टूट रहा था और ये वेस्ट का इनिशिएटेड जो था, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम था यूक्रेनियन फोर्सेस किस तरह की होंगी, कई रोग एलिमेंट्स में ना पड़ जाए, कुछ बहुत चिंता थी। रशिया को भी चिंता होगी। रशिया हालांकि उस टाइम खुद कमज़ोर था, लेकिन उस दौर में ये जब हथियार दिए गए, और इन हथियारों की क्या गारंटी है, मेरी समझ में नहीं आता। क्या हमारे पास था ना, हमारे पास न्यूक्लियर बम था, क्या पाकिस्तान ने कारगिल नहीं किया? और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर था, क्या हमने बालाकोट स्ट्राइक्स वगैरह नहीं की? तो ये कहना कि सिर्फ न्यूक्लियर आपको बचा लेगा, मैं समझता हूं ये मुल्क भी थोड़ा बहुत इसमें चूक कर रहे हैं। देखिए, जो भी मुल्क अपनी सिक्योरिटी चाहता है उसको अपना ओवरऑल एनवायरनमेंट जो सिक्योर रखना पड़ेगा, अपने जो ओवरऑल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के मैटर्स हैं उन पर सीरियस होना पड़ेगा, और जहां संधियां हैं उन संधियों को निभाना पड़ेगा। अब यहां यूक्रेन ने भी तो गलती की। यूक्रेन देखिए, पिछले 20 साल से जो रशिया जो प्रोटेक्टर था उसका, उसी के खिलाफ अगर यूक्रेन की धरती से कार्रवाई होगी, जब वो पड़ोसी है, जब वो कह रहा है कि मुझे ही खतरा है अगर नाटो कल यूक्रेन में आके बैठता है, तो पुतिन 15 साल से कह रहा है कि मुझे ही खतरा है। वो कहता है अगर नाटो आता है और कल नाटो भी क्रीमिया को लेता तो मेरा तो ब्लैक सी में बिल्कुल खत्म हो गया, मेरा तो ब्लैक सी फ्लीट कहाँ जाएगा? तो उसके अपने चिंताएं हैं, वो सिक्योरिटी चिंताएं। और मैं ये कहता हूं ये मुल्क सिक्योरिटी चिंताएं लंबी करते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बातें वो लोग अपने देश के लिए 100-100 साल की नहीं सोचते, 1000-1000 साल की सोचते हैं। होता है, चेंजेस होते हैं। देखिए, अगर आप देखें इनके इतिहास में, जब पीटर द ग्रेट था, जब वो पीटर द ग्रेट जार था, उसने कितना लंबा सोचा, पूरा बाल्टिक, पूरा ब्लैक सी, पूरा मतलब ये एरिया, पूरा यूक्रेन, सब उसने एक साथ मिला के एक इतना स्ट्रॉन्ग अखंड जिसको कहते हैं रशिया बनाया ना। और उसी टाइम पे ये जितनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं उसके दबाव में आई। ठीक इसी तरह जब स्टालिन था जी, स्टालिन ने कुछ भी कहिए आप, स्टालिन ने इतना मजबूत रशिया बनाया और सोवियत यूनियन, उसमें कोई दो राय नहीं है सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं।